सभी स्टूडेंट्स का जीएलसी चूरू के इसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद। आज के इस वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ विधि प्रथम वर्ष के लिए लेके आया हूँ, और अपना जो आज का टॉपिक है एक्ट ऑफ स्टेट, राज्य के कृत्य। राज्य के कृत्य। राज्य के कृत्य, एक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो राज्य के कृत्यों की स्थिति दो प्रकार से अपन देखते हैं। राज्य के कृत्यों का मतलब होता है राज्य के लोक सेवकों के कृत्य, लोक सेवकों के कृत्य। और लोक सेवकों के कृत्य जो हैं वो एक है भारतीयों के प्रति और एक है विदेशियों के प्रति। तो देखिए, विदेशियों का मतलब है जिन लोगों के ऊपर या जिन व्यक्तियों पर भारतीय विधि लागू नहीं होती, उनके साथ लोक सेवकों द्वारा किए गए कृत्यों की स्थिति अलग होती है और भारतीयों के साथ किए गए कृत्यों की स्थिति अलग होती है। फिर भी यहाँ टॉर्ट में एक कॉमन बात बताई गई है, चाहे वो लोक सेवकों द्वारा अपकृत्य भारतीयों के प्रति किए जाएं, चाहे विदेशियों के प्रति किए जाएं, उन सभी प्रकार के कृत्यों को। और दूसरी बात, वो सारे टॉर्ट में आएंगे जिन पर सिविल लॉ लागू नहीं होता, वो टॉर्ट में लेंगे। और ऐसे कृत्यों को अपकृत्य विधि में राज्य का प्रातिनिधिक दायित्व माना जाता है या प्रातिनिधिक दायित्व कहा गया है। देखिए, इस स्लाइड में आपके सामने जो बातें मैंने लिखी हैं उनमें पहली है राज्य के कृत्यों में जिनके अंतर्गत राज्य के सेवक उन विदेशियों को क्षति पहुंचाते हैं जिन पर राष्ट्रीय विधि लागू नहीं होती। दूसरा, राज्य का प्रतिनिधि दायित्व के अंतर्गत राज्य के सेवकों द्वारा अपने ही नागरिकों के प्रति किए गए अपकृत्यों के लिए दायित्वों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ देखिए, मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये राज्य के लोक सेवकों द्वारा किए गए वो अपकृत्य जो भारतीयों के प्रति किए जाते हैं वही किस में आएंगे, प्रातिनिधिक दायित्व में आएंगे। यदि विदेशियों के साथ किए जाते हैं तो उनको राज्य का प्रातिनिधिक दायित्व में नहीं माना जाएगा। दूसरा देखो, वेड और फिलिप ने इसकी जो डेफिनेशन दी है वो है राज्यकृत पदावली का तात्पर्य कार्यपालिका का वह कार्य है जो नीति के एक विषय के रूप में दूसरे राज्य के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें उस राज्य की प्रजा के साथ उसके संबंध भी सम्मिलित हैं जब तक कि वे अस्थायी रूप से सम्राट के प्रति राजनिष्ठा के अधीन नहीं आते। ये फिलिप ने जो डेफिनेशन दी है ये काफी महत्वपूर्ण डेफिनेशन मानी जा सकती है। दूसरा जो है अपने को जो देखना है वो इसमें दिया गया न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की जो डेफिनेशन है वो। हिदायतुल्लाह की जो डेफिनेशन है उसको आप देखिए। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने ये कहा है कि राज्य का कृत्य किसी विदेशी के प्रति शक्ति का प्रयोग है। ये शक्ति न तो वैधानिक आधार से युक्त होती है और न ही ऐसी आश्रित होती है। इस तरह की प्रतिरक्षा में तर्क ये नहीं है कि कार्य न्याय संगत है, वरन ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाती है जिसके प्रयोग से वह कार्य की वैधानिकता अथवा उसकी न्यायिकता पर निर्णय लेता है। तो ये दो महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो है वो अपने को इसमें पढ़नी है। अब देखो, राज्य का कृत्य माने इसके लिए आवश्यक तत्व या एलिमेंट्स जो हैं उनको आप देखिए। राज्य का कृत्य मानने के लिए 3 एलिमेंट इसमें दिए गए। पहला है कृत्य राज्य के किसी प्रतिनिधि द्वारा किया गया, मतलब राज्य की ओर से किसी लोक सेवक वगैरह की ओर से ये कृत्य किया गया हो। दूसरा, इसमें कृत्य किसी अन्य या विदेशी राज्य अथवा उसकी प्रजा के लिए क्षतिकारक हो। तीसरा यह है कि कृत्य या तो राज्य द्वारा पूर्व स्वीकृत हो अथवा वाद में उसके द्वारा अनुसमर्थन किया गया हो। देखो, तीनों कंडीशंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखेंगे। पहली कंडीशन एक्ट ऑफ स्टेट में है
कृत्य राज्य के किसी प्रतिनिधि द्वारा किया गया हो। कहने का मतलब उस लोक सेवक द्वारा किया गया हो जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो या जिसे राज्य की शीर्षक में शामिल किया गया हो। दूसरा, कृत्य किसी अन्य या विदेशी राज्य अथवा उसकी प्रजा के लिए क्षतिकारक हो। देखो, किसी अन्य राष्ट्र के लिए भी वो कार्य जो है वो क्षतिकारक हो सकता है भारतीयों के साथ साथ। और तीसरा है, कृत्य या तो राज्य द्वारा पूर्व स्वीकृत हो। कहने का मतलब उस कार्य को, उस पब्लिक सर्वेंट को या उस प्रतिनिधि को पहले से राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, या फिर अपकृत्य या वादी को किसी प्रकार का नुकसान होने के बाद में राज्य द्वारा उसका रेटिफिकेशन कर दिया गया है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो है वो इसमें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, इंग्लैंड में कॉमन लॉ की स्थिति क्या कहती है इस संबंध में, तो देखिए आप, इंग्लैंड में कॉमन लॉ के अंतर्गत अपकृत्य के लिए सम्राट के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि प्रारंभ में यह अवधारणा अधिभावी थी कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। ए किंग कैन डू नो रॉन्ग, या किंग जो है नेवर बी रॉन्ग। तो यहां इसमें देखिए आप, ये एक तरह से राजा कभी गलती नहीं करता, इस मैगजीम के विरुद्ध ही राज्य का प्रतिनिधित्व दायित्व जो है वो स्टैंड होता है। तो कॉमन लॉ के अंदर देखो, अपकृत्य के लिए सम्राट के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता था, ये पुराने टाइम का, क्योंकि आरंभ से ये माना जाता था कि सम्राट कोई गलती नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाहे दोषपूर्ण कार्य वास्तविकता उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो अथवा उसके सेवकों द्वारा नियोजन के अनुक्रम में किया गया हो। ये देखो, ब्रिटेन या ब्रिटिश लॉ में पुराना मत था कि न राजा गलती करता है और न राजा के सेवक गलती करते हैं। अगर उनसे गलती होती है तो वो कार्य प्राधिकृत हो या नहीं हो, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर देखो, किसी अधीनस्थ कर्मचारी के कार्यों के लिए विभागाध्यक्ष अथवा उच्च प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनके बीच का संबंध स्वामी और सेवक का संबंध न होकर सहसेवक का संबंध था। ये पुरानी बात है। फिर इसमें देखो, राज्य के कृत्य में वृद्धि होने के कारण अब स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। अब राज्य अपने सेवकों द्वारा किए गए कार्यों से यदि कोई अपकृत्य होता है और वह कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया गया है और संप्रभु कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो राज्य सामान्य नियोजक की तरह ही उत्तरदायी होगा। ये आज की डेट में राज्य के प्रतिनिधित्व दायित्व के संबंध में महत्वपूर्ण बात है। ये नीचे वाली लाइन देखना, देखो, राज्य के कृत्य या स्टेट की लाइबिलिटी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, और स्टेट की लाइबिलिटी तेजी से बढ़ रही है और राज्य के सेवक किसी भी प्रकार के अपकृत्य को अंजाम देते हैं तो उस अपकृत्य के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? पहली बात तो यह है कि उस लोक सेवक ने जो कार्य या अपकृत्यात्मक कार्य किया है वो अपने नियोजन के अनुक्रम में करे। अगर वो नियोजन से बाहर जाकर कार्य करता है तो राज्य को उस लोक सेवक के कृत्य के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात यह है कि वो कार्य जो है वो राज्य के संप्रभु कार्यों में नहीं आना चाहिए। यदि लोक सेवक ने जो अपकृत्य किया है वो संप्रभु की कैटेगरी में आता है तो ऐसी सिचुएशन में राज्य को प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं ठहराया जा सकता। तो ये कुल मिलाकर जैसे मेन बात यह है कि राज्य की ओर से किया गया कार्य जो है वो कब माना जाएगा या राज्य का कृत्य कब माना जाएगा, या पब्लिक सर्वेंट की ओर से जो गलती की जाती है उस गलती के लिए अपकृत्यात्मक दायित्व राज्य पर कब अधिरोपित किया जा सकता है, इस संबंध में ये जो है स्टेट की लायबिलिटी है ये अपने को गाइड करती है। इस हिसाब से देखो, मोटे तौर पर मैंने आपको जो बातें बताई है उनमें आपको ये देखना है कि 3 कंडीशन है राज्य के कृत्य के आवश्यक जो तत्व हैं उनमें राज्य के प्रतिनिधि द्वारा कार्य हो, किसी व्यक्ति या विदेशी या उसकी प्रजा के लिए क्षतिकारक हो, राज्य द्वारा या तो पूर्व स्वीकृति हो और पूर्व स्वीकृति नहीं है तो बाद में अनुसमर्थन उसका कर दिया गया है। दूसरी बात यह कि पुराने जमाने में जब इंग्लैंड में ये कहावत प्रचलित थी कि राजा कभी गलती नहीं करता या राजा के सेवक जो हो कभी गलती नहीं करते हैं, उस सिद्धांत को, उस अवधारणा को, उस मैगजीम को खारिज करने की बात जो है वो स्टेट लायबिलिटी के चैप्टर में मानी जाती है। और सेवकों द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में या ड्यूटी के सीक्वेंस में जो भी कार्य किए जाते हैं उन सब के लिए
अपकर्तव्यात्मक दायित्व के लिए स्टेट को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि वो कार्य राज्य के संप्रभु गतिविधियों में नहीं आना चाहिए। यह था एक्ट ऑफ स्टेट के संबंध में आज के इस वीडियो में कॉमन परिचय। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।